हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी की डेली टेस्ट सीरीज के अंदर आज अपने 19वें टेस्ट के विषय में बात करेंगे और आज अपने यूनिट नंबर 3 के टॉपिक मुगल काल के विषय में देखेंगे। हम बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन और मध्यकाल के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी दशाएं थी उन सभी के विषय में बात करने वाले हैं। आज के इस टेस्ट के अंदर प्रश्नों की जो कुल संख्या रहेगी वो रहेगी 25 और जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो दोस्तों वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। तो चलिएगा टेस्ट को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। हमें बताना है कि बाबर क्यों जीता था। उसकी घुड़सवार सेना मुख्य कारण था, उसकी सैनिक कुशलता था, या फिर तुरुगमा पद्धति थी, या फिर अफगानों की आपसी फूट थी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है उसकी सैन्य कुशलता। वो अपनी सैन्य कुशलता के कारण ही जीत पाया था दोस्तों। हालांकि देखिएगा ये जो युद्ध हुआ था, पहली बात तो ये युद्ध कब हुआ था। ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। दोस्तों कब हुआ था ये युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था दोस्तों। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था तो ये भी हमें याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य देखिएगा ये युद्ध हुआ था। आश्चर्यजनक हम इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि इब्राहिम लोदी की जो सैन्य बल था वो काफ़ी ज़्यादा था। बाबर के बजाय उसके पास में सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जीता कौन? बाबर जीता था, क्योंकि बाबर के पास में कुछ देखिएगा विशिष्ट क्षमताएं थी जिनके कारण वो जीत पाया था। जिसके अंदर सबसे पहले अपने ले सकते हैं तोपखाना, कि बाबर के पास में जो तोपखाना था उसने आश्चर्यजनक काम किया और इसी के कारण जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इस युद्ध के अंदर जीतने वाला कौन था? बाबर था। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा जाता है और इसके बाद में देखिएगा दिल्ली और आगरा के ऊपर जो है बाबर का अधिकार हो जाता है। हम बात कर रहे थे बाबर के जीतने के कारणों में, तो तोपखाना जो है वो इसका काफ़ी मुख्य कारण मान करके चलते हैं। इसके अलावा देखिएगा हम ऐसा भी कह सकते हैं जो इसकी सैन्य नीति थी, सैन्य नीति के अंतर्गत ही हम सारी चीज़ें, चाहे वो तुलुगमा पद्धति हो, चाहे सारी चीज़ों को अपने ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और कारण हम ये भी माने कि ये जो इब्राहिम लोदी था इसके पास में भी अनुभव नहीं थे बहुत ज़्यादा। ये भी कह सकते हैं ये एक प्रकार से अनुभव शून्य व्यक्ति ही हुआ करता था, इसके कारण भी हार गया। जैसा बाबर खुद भी लिखते हैं कि वो एक अनुभवी व्यक्ति नहीं था, अनुभवहीन व्यक्ति था दोस्तों, इस कारण से वो हार गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा पहली बार जो है तोपखाने का प्रयोग किया गया था तो वो भी देखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था दोस्तों। तोपों की पहली बार जो है उपयोग इसी समय किया गया था और इन तोपों का जो संचालन कर रहा था, इन तोपों का संचालन करने वाला था उस्ताद कुली। कौन था? उस्ताद कुली। और बंदूकची जो थे, बंदूकचियों का नेतृत्व करने वाला था मुस्तफ़ा। तो हम सबसे बड़ा कारण एक तोपखाना भी मान के चलते हैं। इसके अलावा उसकी सैन्य कुशलता थी, तुलुगमा पद्धति का भी उसके द्वारा जो है आगे भी इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से हमें धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है दोस्तों। हमें बताना है उस शासक का नाम जिसके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है धैर्य और संकल्प से सफलता प्राप्त करने की। ऑप्शन है हमारे पास में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, या फिर अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब था दोस्तों। हमें इसका सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाबर। बाबर के जीवन से हमें धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है दोस्तों। क्योंकि देखिएगा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की बात करें तो बाल्यावस्था में ही उसके पिता का साया छिन गया था। उसके पिता नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और उसने साहस और धैर्य के बल से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा हम बात करें बाबर के मुख्य कथन की तो उसने अपने पुत्र जो हुमायूं था उसको एक सलाह दी थी। उसकी अपनी बात करते हैं। बाबर ने कहा कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। क्या कहा? और ये बात हमें भी मान लेनी चाहिए दोस्तों कि संसार किसका है? संसार उसका है जो मेहनत करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना दोस्तों। जीवन में मुसीबतें आती हैं, या तो हम मुसीबतों से हार मान सकते हैं या फिर देखिए लड़ करके उस पर विजय प्राप्त करके हम अपना रास्ता चुन सकते हैं दोस्तों। तो यही जो है प्रेरणा
बाबर ने भी दी थी। बाबर ने क्या कहा कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। यानी आराम किसी बादशाह को नहीं करना होता। तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर बादशाह आपको बनना है, कुछ जीवन में करना है, तो ये हमारे पास में नहीं होनी चाहिए परिश्रमहीनता, और न ही हमें आराम करना चाहिए। जो मेहनत करता है उसी को सब कुछ मिलता है। दोस्तों, परीक्षा चाहे 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो, लेकिन ये तय है कि जब आपने टीचर बनना चुन लिया है तो एक दिन आपकी परीक्षा होनी ही है। ये तो तय हो गया उसी दिन जब आपने फॉर्म भरने का मन बना लिया कि आपको परीक्षा देनी है, तो परीक्षा तो होनी ही है दोस्तों। और यही सही समय होता है जब लोगों से ज़्यादा तैयारी करके अपने लोगों से आगे निकल सकते हैं दोस्तों। तो मेहनत करना मत छोड़ना दोस्तों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बाबर ने अपने बाबरनामा जो पुस्तक है उसके अंदर किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या फिर कश्मीर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेवाड़। मेवाड़ का उल्लेख किया है। क्या सिर्फ मेवाड़ का किया है? नहीं, 2 राज्यों का उल्लेख जो है इसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें से एक तो है मेवाड़ और दूसरा है विजयनगर। इन दोनों का जो है उल्लेख बाबरनामा के अंदर किया गया है दोस्तों, हिंदू राज्यों का। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और फिर सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? बिल्कुल फैक्चुअल सा ये आपका प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास में, अकबर था, हुमायूं था, या फिर शाहजहां था, या फिर शेरशाह था दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था जिसने पहले देखिएगा नुसरत शाह को पराजित किया और फिर उसने हजरते आला की उपाधि धारण की 1529 में की बात अपने करते हैं। बंगाल के शासक था, देखिए नुसरत शाह, कौन सा था? नुसरत शाह। नुसरत शाह को पराजित किया। और शेर खां पहले इसका नाम हुआ करता था, पहले इसका नाम क्या था? शेर खां था। शेर खां ने हजरते आला की उपाधि को धारण किया। और फिर अपने बात करें 1539 की, 1539 में देखिएगा चौसा का युद्ध जो था, चौसा के युद्ध के अंदर उसने हुमायूं को पराजित किया। किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया। और उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और फिर उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए थे दोस्तों। ये थी कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें। अगले प्रश्न की बात करें, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? दोस्तों हमें बताना है निम्न में से किसने करवाया था। ऑप्शन है शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज बेगम ने, नूरुन्निसा बेगम ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हाजी बेगम। हाजी बेगम ने ही अपने पति हुमायूं के मकबरे का, किसकी बात कर रहे हैं? अपने हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है वो दिल्ली में दीन पनाह में 1564 में करवाया था दोस्तों। कब करवाया था? 1564 में करवाया था दोस्तों। ये देखिएगा श्वेत संगमरमर से बना हुआ बड़ा ही सुंदर है संगमरमर। ये दोस्तों श्वेत संगमरमर से बनी हुई इमारत है और ये भारत में पहला अपने कह सकते हैं गुंबद वाला मकबरा है। कौन सा है? गुंबद वाले मकबरे की बात करें तो ये कौन सा है? पहला मकबरा माना जाता है। उसके परितः देखिएगा एक बाग की रचना भी की हुई है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, चांदी का सिक्का शुरू किया था किसने किया था? अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन ने, बख्तियार खिलजी ने दोस्तों। यहाँ दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो है शेरशाह। शेरशाह ने देखिए जो एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का जो सम्मान अगर अपने किसी को दे सकते हैं वो तो शेरशाह को दे सकते हैं। ये मुगल काल में तो चलती ही रही थी, न केवल मुगल काल में चलती रही बल्कि ब्रिटिश मुद्रा का भी ये आधार बन पाई थी दोस्तों। इसने पहले देखिएगा मिश्रित धातु के जो भी सिक्के बना करते थे उन सभी को उसने बंद कर दिया। फिर उसने सोने चांदी और शुद्ध सोने चांदी और तांबे के सिक्के को जो है प्रचलित करवाया था जिनका तौल और आकार निश्चित हुआ करता था। ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? हमें बताना है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, दिल्ली में है, कालिंजर में है या फिर सोनारगांव में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सासाराम। सासाराम के अंदर शेरशाह का मकबरा है और ये है कहाँ? बिहार में। कहाँ पर है ये? बिहार में सासाराम नामक स्थान पर देखिएगा ये जो मकबरा है ये बना हुआ है और ये भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का एक जो है चमत्कार अपने मान करके चलते हैं। इसमें देखिएगा हिंदू
और मुस्लिम दोनों ही कलाएं जो हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। दोस्तों अगले अपने प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस स्मारक का निर्माण जो है वो शेर शाह ने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास में दिल्ली की किला ही कुन्हा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बारह सोना मस्जिद या फिर दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दिल्ली की किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण जो है वो इसने करवाया था। शेरशाह का जो शासनकाल है हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन निर्माण कार्य के लिए ये काफ़ी जाना जाता है। भवन निर्माण कला के अंदर इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। 1545 के अंदर जो है इसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों नवा जो हमारा प्रश्न है वो है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारे पास में राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, और 4 नंबर है साम्राज्यवादी नीति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। दोस्तों ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लेकर के आना, जिसके लिए जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया था? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह था या फिर अकबर था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है शेरशाह। शेरशाह ने किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत को जो है ये जो व्यवस्था थी इसको प्रारंभ किया था। सरकार जो थी उस समय सरकार के द्वारा जो किसान हैं, सरकार के द्वारा किसान को पट्टा जारी किया जाता था। क्या जारी किया जाता था? पट्टे दिए जाते थे किसानों को, सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे और जिनमें ये स्पष्ट किया जाता था, स्पष्ट होता था कि उन्हें किस वर्ष के अंदर कितना लगान देना है, यानी वर्ष में कितना उसको लगान देना है, उसे हम कहते थे पट्टा। पट्टा के अंदर ये सारी बातें लिखी होती थी और किसान जो है वो इसे कबूलियतनामा के द्वारा स्वीकार करते थे। यानी जो कबूलियत पत्र है, जो कबूलियत पत्र हुआ करता था उसके द्वारा इस पट्टे को वो स्वीकार कर लेते थे। यानी सरकार जो है किसान को पट्टा देती थी जिसमें शर्तें लिखी होती थी कि कितना लगान उसको देना है, और किसान जो है वो कबूलियत पत्र के द्वारा जो है सरकार की बात को मान लिया करता था। ये जो व्यवस्था है जो शेरशाह के समय से चली हुई आ रही थी, शेरशाह ने जो है इसको प्रारंभ किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के जिस ग्रह में स्थापित किए वे थे? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या फिर सिसोदियों से? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से प्रश्न आ जाता है, इसमें से कई बार डीपली भी पूछ लेता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कछवाहों से। इतना तो अपने जानते हैं, कुछ और बातें अपने इसमें देख लेते हैं जो हमारे लिए जाननी जरूरी है कि अकबर ने अगर हम कहें कि सर्वप्रथम अगर वैवाहिक संबंध बनाए थे तो वो किन से बनाए थे? कछवाहा शासकों से बनाए थे। बात उस समय की है जब ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती की जो दरगाह है उस पर यात्रा करने के लिए अकबर जो है वो आ रहे थे। तो बात है देखिएगा कहाँ की, सांगानेर नामक स्थान की 20 जनवरी और समय था 1562 का। 20 जनवरी 1562 को आमेर का राजा, कहाँ का राजा था? आमेर का राजा था, नाम था बिहारी मल। बिहारी मल या हम इसे कहते हैं भारमल। बिहारी मल या भारमल जो है वो बादशाह की सेवा में उपस्थित होता है और न केवल अकबर की अधीनता को स्वीकार करता है बल्कि उससे अपनी ज्येष्ठ जो पुत्री थी उसका विवाह करने का प्रस्ताव भी रखता है। दोस्तों तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था हरखाबाई। और प्रचलित नाम की बात करें तो जोधाबाई भी इसी का नाम आता है। हरखाबाई इसका नाम था, ज्येष्ठ पुत्री थी, उससे विवाह करने की जो है इच्छा व्यक्त की तो अकबर जो है इसे स्वीकार कर लेता है। और वापस लौटते समय अजमेर से जब वो वापस लौट रहा होता है दोस्तों, तो लौटते समय जो है वो सांबर में, कहाँ पर, इस स्थान को आप याद रखिएगा, सांबर के अंदर 6 फरवरी 1562 को जो है बिहारी मल की पुत्री से विवाह करता है। और ये किसी राजपूत कन्या के साथ में होने वाला अकबर का प्रथम विवाह माना जाता है। और इस विवाह से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उसे सलीम या फिर जहांगीर कहते हैं अपने।
उसे हम क्या कहते हैं, जहांगीर। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्ताव कहाँ रखा था, सांगानेर में रखा था, और विवाह कहाँ हुआ था, सांबर की अपने बात करके चलते हैं, सांबर में ये विवाह हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वो तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने में सहायक नहीं है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, हमने क्या कहा, निम्न में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो राष्ट्रीय सम्राट घोषित करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन है, अकबर ने इस्लाम धर्म त्याग दिया था, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता से, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, और अकबर की धार्मिक नीति। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ये पहला, अकबर ने इस्लाम धर्म का जो है त्याग नहीं किया था दोस्तों। लेकिन हम ये देखें कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए उसने क्या किया, उसको एक राष्ट्रीय सम्राट बना दिया। ये बात जाननी हमारे लिए आवश्यक हो जाती है दोस्तों, क्योंकि देखिएगा भारत की जो बहुसंख्यक जनता थी वो मुस्लिम नहीं थी दोस्तों, वो जनता थी हिंदू, और इसके लिए जो है हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त करना, सहयोग प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक था। तो इसने जो है हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों की अपने बात कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय है दोनों को एकता के सूत्र में बांधने का इसने प्रयास किया, और इसने राजनीतिक एकता जो है प्राप्त करने का प्रयास भी किया। इसलिए उसने समान शासन व्यवस्था लागू की, समान अर्थव्यवस्था लागू की, समान टैक्स लगाए, सभी को योग्यता के आधार पर जो राज्य की सेवाएं थी उसमें उच्चतम स्थान भी मिलने लगा। इसके लिए उसने राजपूतों से विवाह संबंध भी बनाए थे दोस्तों, सम्मान की नीति अपनाई, सर्वधर्म संभाव की भावना को भी उसने रखा था, धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयास भी किया था। तो ये जो है, और इसने सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग भी दिया, ललित कलाओं की प्रगति के लिए भी कार्य किया। तो इतने सारे जो इसने हैं जो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए जो कार्य किए थे, इन्हीं कार्यों के कारण जो है वो उसको एक राष्ट्रीय सम्राट घोषित करता है दोस्तों। लेकिन ये जो बात है ये हमारी बिल्कुल भी बात सही नहीं है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है कि अकबर की लोकप्रियता की क्या कारण थे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कि लोकप्रियता क्यों थी, मनसबदारी प्रथा थी, धार्मिक नीति थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, या फिर सामाजिक सुधार थे। तो एक सही है, दो सही है, दूसरे में है दो सही है, तीन सही है, या फिर 1 2 3 4 सारे सही हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, ये चारों ही तथ्य हमारे लिए क्या हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अगर हम कहें तो अकबर को ही माना जाता है। उसकी जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, बादशाह का जो पद था, अधिकार और कर्तव्यों की जो उसके द्वारा व्याख्या की गई थी, उसने देखिए जो प्रांतीय शासन लगाया, उसकी जो लगान व्यवस्था थी, उसकी मुद्रा व्यवस्था थी, उसकी जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इन सभी व्यवस्थाओं के कारण उसके अपने समय के अंदर जो है उसे सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई थी दोस्तों। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अकबर एक ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था दोस्तों। और इसी के चलते देखिएगा एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1562 के अंदर देखिएगा दास प्रथा की बात करें, 1562 में दास प्रथा, और 63 के अंदर जो तीर्थ यात्रा पे कर लगता था उसे बंद कर दिया था, और 1564 के अंदर, ये सारी 1563-64 की ही बात है, 64 के अंदर जो है इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो इतने सारे उसने समाज सुधार के काम किए, और इसके साथ साथ समाज सुधार के लिए उसने बाल विवाह और साथ ही साथ सती प्रथा, इन दोनों को रोकने का भी प्रयास जो है उसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसी कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो पाया था। तो मनसबदारी व्यवस्था भी सही है, धार्मिक नीति भी सही है, भू राजस्व व्यवस्था भी सही है, और सामाजिक सुधार भी सही है। तो ये सारे काम जो है इसके द्वारा किए गए थे दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था। तो वो था दीवान, मीर बख्शी, मीर समन, या फिर बख्शी। दोस्तों ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका जो प्रधान हुआ करता था वो हुआ करता था मीर बख्शी। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ये जान लेना आवश्यक है कि मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ये कौन था, सैन्य विभाग का प्रमुख था, परंतु हम इसे प्रधान सेनापति नहीं कहेंगे। देखिएगा ये प्रधान सेनापति नहीं था, ये सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। यानी इसका जो कार्य था सैनिकों को वेतन देना, संगठित करना, ये सारी जो चीज़ें उसमें आती थी। ये मनसबदारों की जो सूची बना करके भी रखता था, और उसे जो है बादशाह के सामने भी रखता था। सैनिकों की भर्ती करनी है, शस्त्र दिलवाने हैं, उनका निरीक्षण करना है, ये सारे वो कार्य करते थे, ऊपर के सारे कार्य करता था। लेकिन वो उसका जो पद है वो प्रधान सेनापति की तरह नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। तो अगर डीपली क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार के क्वेश्चन
प्रश्न आपके आ जाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की अपने बात करें, 15वां जो हमारा प्रश्न है वो है कि जाप्ती प्रथा जो है वो किसकी उपज थी, यानी कि जाप्ती प्रथा को जो है वो किसने लागू किया था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर के द्वारा जो है जाप्ती प्रणाली शुरू की गई थी जो राजस्व वसूली से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये याद रखने की बात है, ये राजस्व वसूली से संबंधित है। जो इसमें भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व, ये सारी चीजें की जाती थी दोस्तों। 16वां जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा है, आगरा है, औरंगाबाद है या फिर फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सिकंदरा। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा नामक गांव के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसे सिकंदर लोदी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था, वहीं पर ये है। अकबर ने इसका नाम रखा था बहिस्ताबाद। अकबर ने इसका नाम क्या रखा था, गांव का बहिस्ताबाद रखा था, आगरा के पास में ही है ये। और इस नगर निर्माण की जो योजना है वो अकबर ने ही बनवाई थी, लेकिन जो इसका निर्माण कार्य है वो जहांगीर के समय पूरा हुआ था दोस्तों। ये जो मकबरा है इसके अंदर 5 मंजिलें हैं दोस्तों। और इस मकबरे की जो सबसे बड़ी विशेषता मानते हैं कि इसलिए ये जाना जाता है, ये गुंबद विहीन है। ये किस प्रकार का मकबरा है, गुंबद विहीन मकबरा माना जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 17वां प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों। कौन था, अबुल हसन था, दसवंत था, किशन दास था या फिर उस्ताद मंसूर था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दसवंत। दसवंत जो है वो इसका सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस समय का मान करके चलते हैं। अकबर काल में जो चित्रकार थे, अबुल फजल जब आईने अकबरी लिखते हैं तो उसके अंदर इनका जिक्र करते हैं दोस्तों। कौन से पुस्तक की, जो आईने अकबरी है उसके अंदर देखिएगा ये मुख्य नाम आते हैं, दसवंत है। इसके अलावा देखिएगा बसावन है, ये नाम कई बार पूछ लेता है। केशवलाल है, केशवलाल का नाम भी आता है। इसके अलावा मुकुंद का नाम आता है, मिस्किन है। ये उस समय के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे दोस्तों। फारूक कलमक था, माघू था, जगन था। इसके अलावा देखिएगा महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, ये जो हैं उस समय के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं दोस्तों, हरिवंश। इनका जो देखिए जिक्र है जो आईने अकबरी में किया गया है। और दोस्तों इन सभी कलाकारों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलाकार मानते हैं अपने दसवंत था। इससे अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे दोस्तों, लेकिन बाद में ये मानसिक रूप से देखिए विक्षिप्त हो जाता है और 1584 के अंदर जो है दसवंत के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां जो हमारा प्रश्न है वो है 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा जो है ये प्रथा चलाई गई थी दोस्तों। इसके अंतर्गत देखिएगा बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों की जो है अधिक सेना देखिए रखनी पड़ती थी। अगर हम बात करें 2 अस्पा की, 2 अस्पा की बात करें तो सवार जो है पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। जो भी उस समय का मनसबदार हुआ करता था, आप इसको इन शॉर्ट याद रखिएगा, जो सवार पद है उससे दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। घोड़ों की संख्या कितनी रखनी पड़ती थी, दुगने रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा जो है इसके अंदर सवार जो पद के 3 गुने रखने पड़ते थे, पद के 3 गुने, उसको पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे दोस्तों। आप इतना ही याद रखिएगा, इसमें 2 गुने घोड़े हैं 2 अस्पा में, सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने की प्रथा जो है ये 2 अस्पा और सिंह अस्पा के नाम से जानी जाती है। जहांगीर के समय में जो है इसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी दोस्तों, सैन्य अभियान में, भू राजस्व में, हास परिहास में या फिर चित्रकला में दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है भू राजस्व। भू राजस्व के लिए देखिएगा टोडरमल को जाना जाता है। अगर हम बात करें अकबर के 24वें वर्ष की, किसकी वर्ष की, 24 में जो शासनकाल का जो 24वां वर्ष था उसके अंदर यानी 1580 की अपनी बात कर रहे हैं, आईने दहसाला, इसको आप याद रखिएगा, आईने दहसाला ये एक प्रकार का बंदोबस्त था। इस बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी
मानते हैं और ये एक प्रकार की नई टैक्स प्रणाली थी और इसी कर प्रणाली के द्वारा मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्राप्त हो पाया था दोस्तों। इस पद्धति का जो वास्तविक प्रणेता है टोडरमल को ही माना जाता है, इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस प्रणाली में होता क्या था, अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष का जो उत्पादन है और उसी समय के जो उनके प्रचलित मूल्य थे उनका औसत निकाल करके 1/3 हिस्सा जो है राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था दोस्तों। तो ये आईने दहसाला के रूप में अपने जानते हैं, इसे ही हम टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं दोस्तों। तो भू राजस्व के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसी प्रश्न को दोबारा अपने देख पा रहे हैं, एक अलग रूप में जाप्ती था, दहसाला था, नसक था या फिर कानकुट हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दहसाला। दहसाला क्या थी, एक प्रकार की बंदोबस्त अवस्था मानते हैं जो अकबर के समय में प्रारंभ की गई थी। भू राजस्व की ये व्यवस्था हुआ करती थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म है उसको कब प्रारंभ किया था दोस्तों। प्रश्न है कब प्रारंभ किया था दीन ए इलाही धर्म को, 1570 में, 1578 में, 1581 में या फिर 1582 के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1582। 1582 के अंदर जो है दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये क्या करता था, सभी धर्मों के मूल जो उसके सिद्धांत थे उनको सम्मिलित करके सर्वमान्य बनाने का प्रयास जो किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ये किससे प्रभावित था तो ये सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। सूफियों के ही सर्वेश्वरवाद पर ये आधारित हुआ करता था दोस्तों, एक प्रकार की विचार पद्धति थी। और इसके जो प्रधान पुरोहित थे वो थे अबुल फजल। इस धर्म के जो प्रधान पुरोहित थे वो थे अबुल फजल। और हिंदुओं में देखिएगा बीरबल ही एक व्यक्ति था जिसने इसे स्वीकार किया था। अगर हम बात करें भगवान दास की या फिर हम बात करें मान सिंह की, तो इन दोनों ने ही इस धर्म को मानने से क्या कर दिया था, इन धर्म का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था दोस्तों। और अगर वास्तव में हम देखें तो दीन ए इलाही जो कोई धर्म नहीं था बल्कि ये सूफी मत ही था जिसका जो सर्वधर्म समन्वय सिद्धांत पर ये आधारित हुआ करता था दोस्तों। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या हुआ करता था। राज परिवार के इस्तेमाल करने के लिए मस्जिद थी, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, या वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे दोस्तों। इसका सही आंसर है वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान एक साथ चर्चा किया करते थे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, धार्मिक चर्चा करने के लिए अकबर ने 1575 के अंदर फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था दोस्तों। और देखिएगा 1578 के अंदर अकबर ने क्या किया कि इसको सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए। इसके दरबार जो है, इसके दरवाजे इबादत खाने के सभी धर्मों के लिए खोल दिए थे। अकबर समस्त धार्मिक मामलों को खुद ही अपने हाथों में लेकर के कार्य किया करता था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है, दिल्ली में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण माना जाता है। यानी दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में, कुतुब मीनार है, लोधी का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है या फिर लाल किला है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वो ऐसा माना जाता है। ये है कहाँ, ये दिल्ली में है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में ही बना हुआ था दोस्तों। और मिर्जा गियास थी जिसके द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था और ये भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें अपने, अगला जो हमारा प्रश्न है, सुलह कुल के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुल आबिदीन, शेख नासिरुद्दीन चिराग, किसके द्वारा। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर। अकबर देखिएगा जो धार्मिक नीति बनाता था, अकबर की धार्मिक नीति का जो उद्देश्य हुआ करता था वो था सार्वभौमिक सहिष्णुता। सार्वभौमिक सहिष्णुता जो है हुआ करता था, इसे ही सुलह कुल की नीति कहा जाता था। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना इसी सिद्धांत के नाम से जानते थे दोस्तों। अकबर ने जो इस्लामी सिद्धांत है दोस्तों, इस्लामी सिद्धांत को न अपना करके कौन से सिद्धांत को अपनाया था, सुलह कुल के सिद्धांत को अपनाया था। और इसी के तहत जो है वो 1582 के अंदर
तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है वो इसके द्वारा की गई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा उदारवाद का मामला आता है, धार्मिक उदारवाद की जो है बात अपनी करके चलती। तो दोस्तों 25वां और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल है, दीवाने खास है, जोधाबाई का महल है या फिर बुलंद दरवाजा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पंचमहल जो है, यही ऐसी इमारत है जिसका नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है। दोस्तों अकबर ने जब अपनी देखिए नई राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनाए थे, तो उसी समय पंचमहल का जो पिरामिड नुमा डिजाइन का एक 5 महलों का भवन भी बनाया था दोस्तों। और ये देखिएगा भारतीय जो बौद्ध विहार है उन्हीं की तरह हुआ करता था दोस्तों। तो ये एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है जो बौद्ध विहारों से प्रेरणा लेकर के बनाई हुई मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये हमारे कुल प्रश्न थे, 25 जिनकी अपने बात कर चुके हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों मध्यकाल की अपने बात कर रहे थे, भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये जो अपने मुगल काल की बात कर रहे हैं थोड़ा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, 2 टेस्ट में भी इसके सभी प्रश्न हो नहीं पाए हैं, इसलिए हमें इसके कुछ प्रश्न जो शेष रह जाते हैं उनको अगले टेस्ट में भी देखना पड़ेगा दोस्तों। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रश्न आपको दे दिए जाए ताकि आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और साथ साथ एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाए दोस्तों। अगर आप इसका जो पूरा वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के अंदर हमारा पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारा सिलेबस आपको करवाया गया है, किसी भी प्रकार की कमी उसके अंदर नहीं रखी गई है दोस्तों। नोट्स भी जो है अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आप उस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीट एसएसटी की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हों, आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, दोस्तों को भी जरूर बताना, और हाँ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस तरह के टेस्ट परीक्षा तक मिलते रहेंगे दोस्तों। कोशिश यही है कि परीक्षा तक जो है आपको कुछ ना कुछ रोजाना अपने करवाते रहें रीट से संबंधित। बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास या कोई भी वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और हाँ PDF आपको अवेलेबल होती रहती है टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम अतुल्य आर्यस के नाम से ही है, और ऑफिशियल वेबसाइट atulyarys.in से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। कल हम बात करेंगे मुगल प्रशासन यानी मुगल काल से ही संबंधित कुछ और प्रश्नों के विषय में। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।